नमस्कार मित्रों, आज हम म्यूचुअल फंड का सीरीज हमारा 4 है। पहले जो हमने 3 सीरीज में बात किया था, पहला सीरीज था कि बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, दूसरा फंड मैनेजमेंट कैसा होता है, तीसरा सीरीज था हमारा जिसके अंदर म्यूचुअल फंड के फायदे क्या होते हैं उसके बारे में बात की। आज हमारा ये म्यूचुअल फंड का चौथा सीरीज है। इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड का जो निवेशक है उसका जो फंड है वो कहाँ निवेश होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ जो म्यूचुअल फंड में है ना 2500 से ज़्यादा स्कीम्स है। अभी इसमें निवेशक कंफ्यूज हो जाता है तो मेरा पैसा कहाँ लगाने का, और जो मेरा पैसा फंड मैनेजर लगा रहा है वो कहाँ लग रहा है उसको कुछ पता नहीं होता था। तो सेबी ने 2017 में एक सर्कुलर बाहर निकाला जिसके अंदर सारे फंड्स का कैटेगराइजेशन किया गया। आज हम कौन कौन से फंड की कैटेगरीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। पहली होती है आपकी इक्विटी फंड, उसके बाद आपके डेट फंड्स, उसके बाद आपके हाइब्रिड फंड्स, चौथे स्पेशल पर्पस के फंड और पांचवे अदर फंड्स। और आज हम जो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में फंड्स जो जाने जाते हैं वो इक्विटी फंड जाने जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कैटेगरी है वो लार्ज कैप। तो लार्ज कैप में जो आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कहाँ होगा, हम उसकी बात करते हैं। जो सेबी का जो कैटेगराइजेशन है उसके अंदर पहले जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनी है उसके अंदर इस फंड का निवेश किया जाएगा। इसलिए निवेशक को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेरा जो निवेश है वो कहाँ होगा। उसके बाद आता है आपका मिड कैप फंड। 101 नंबर से लेके 250 मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो कंपनी होगी वो मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगी। उनका जो निवेश होगा वो उन 101 कंपनी से लेके 250 कंपनी में जो भी कंपनियां आती होंगी वो उसका यूनिवर्स होगा, उसके अंदर वो निवेश करेंगी। तीसरा आता है स्मॉल कैप फंड। 251 से लेके बाकी जितनी भी कंपनी आती है वो स्मॉल कैप के अंदर निवेश होगी। जो उसका जो यूनिवर्स होगा और 250 कंपनी के बाद का होगा, और जो भी स्मॉल कैप का जो निवेश होगा वो इन कंपनियों के अंदर किया जाता। उसके अलावा एक फेमस कैटेगरी है मल्टी कैप की। मल्टी कैप कैटेगरी क्यों फेमस है? इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में 25% निवेश किया जाता है, और फंड हाउस को जो अच्छा लगे वो बाकी के 25% वो उसमें निवेश करता है। अभी हमने देखा कि मार्केट कैप से कैसे फंड को कैटेगराइज किया गया है। उसके अलावा भी और कैटेगरीज के फंड है जिसके अंदर हम डिविडेंड फंड्स है, कॉन्ट्रा फंड्स है, फोकस फंड्स है, सेक्टरियल थीमेटिक फंड्स है एंड ELSS कैटेगरी के फंड्स है। पहले हम बात करते हैं डिविडेंड वाले फंड्स की, जिसके अंदर जो स्टॉक्स ज़्यादा डिविडेंड देते हैं वो फंड उसके अंदर वो कंपनियां उसके अंदर चूज करके उस फंड का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। कॉन्ट्रा थीम में कैसा होता है कि कुछ सेक्टर्स है ना वो ऐसा फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये सेक्टर चले नहीं है, यहाँ बिल्कुल मार्केट के विरुद्ध है, तो फंड मैनेजर कॉन्ट्रा कॉल लेके उसके अंदर निवेश करता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी का कॉल है, फार्मा कॉल है, आपका स्टील सेक्टर का कॉल है, ये सारे कॉन्ट्रा कॉल है जिसके अंदर फंड मैनेजर जो रेगुलर थीम से हटके कॉन्ट्रा थीम पे काम करता है और फंड में निवेश करता है। इसके बाद आते हैं हम थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड में क्या होता है कि जो फंड में निवेश किया जाता है जैसे वो अलग अलग सेक्टर में निवेश किया जाता है। बैंकिंग फंड है, आपका फार्मा है, टेक्नोलॉजी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। जैसे हमने बैंकिंग फंड लिया, बैंकिंग के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर निवेश किया जाता है, और फार्मा कंपनियों में जो निवेश होगा वो फार्मा रिलेटेड कंपनियों में निवेश होगा, हेल्थ वाली कंपनियों में जो डायग्नोसिस करती है उसमें निवेश होगा, और जो लिस्टेड हॉस्पिटल है उसके अंदर निवेश किया जाएगा। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उसके अंदर स्पेसिफिक जो कंपनियां टेक्नोलॉजी वाली लिस्टेड कंपनी है जो उसके अंदर निवेश किया जाता है, उसमें स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। इसके बाद आती है ELSS कैटेगरी, इक्विटी लिंक सेविंग कैटेगरी। ये कैटेगरी सबसे फेमस है जिसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक ETC का बेनिफिट मिलता है। इसलिए सारी कंपनियां ELSS फंड निकालती है जिसमें निवेशकों का अंडर सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। आइए हम बात करते हैं कि डेट फंड्स क्या होते हैं और उसमें कहाँ निवेश किया जाता है। डेट फंड्स के अंदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, गिल्ट में
और बॉन्ड एंड डिबेंचर में निवेश किया जाता है। अभी जो उसके अंदर भी टाइम फ्रेम के हिसाब से निवेश किया जाता है। जैसे आपके पास लिक्विड फंड है, वो तो एक अगर 3 से 4 दिन का पैसा है तो उसमें अंदर लिक्विड फंड के अंदर या ओवरनाइट फंड के अंदर पैसा लगाया जाता है। उसके बाद आता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। अगर आपका 2-3 महीने का पैसा है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया जाता है। उसके बाद अगर उससे थोड़ा आपका ज़्यादा हॉरिजन है तो शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया जाता है। उसके बाद आता है लॉन्ग हॉरिजन फंड और डेट फंड एंड क्रेडिट रिस्क के फंड। अगर आपके पास पैसा 2-3 साल का पैसा है तो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के पेपर में पैसा लगाना चाहिए। जैसे क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं उसके अंदर 2 या 3 साल के लिए आपको पैसा लगाना हो तो उसके लिए वो सूटेबल है। हमने अभी जो बात की इक्विटी और डेट फंड्स की, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्विटी जो फंड्स होते हैं वो आपकी कैपिटल के एप्रिसिएशन के लिए होते हैं और उसमें रिस्क एपिटाइट ज़्यादा होता है, और डेट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपकी कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं और उसमें से आपकी इनकम, रेगुलर इनकम जनरेट होती है। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है। इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है वो हाई रिस्क है और डेट फंड है वो बिल्कुल लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। जो बहुत फेमस कैटेगरी है, जो निवेशक थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और थोड़ा अपनी कैपिटल प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए हाइब्रिड कैटेगरी है, जिसके अंदर जो निवेश किया जाता है वो थोड़ा पोर्शन इक्विटी में होगा और थोड़ा पोर्शन आपका डेट इंस्ट्रूमेंट होगा। इस तरह से वो मिक्स पोर्टफोलियो बनता है और जिससे इन्वेस्टर का रिस्क बैलेंस हो जाता है और थोड़ा आपके जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है उससे थोड़ा पैसा ज़्यादा बनने की संभावना है। अभी हमने देखा कि हाइब्रिड में भी जो निवेश होता है वो इक्विटी और आपका डेट फंड इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें भी अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर बैलेंस है, जिसके अंदर इक्विटी और आपका डेट फंड का मिक्सचर होगा, जिसके अंदर टैक्सेशन है वो इक्विटी का रहेगा। उसके बाद एग्रेसिव बैलेंस फंड आते हैं जिसके अंदर 65% से भी ऊपर की इक्विटी होती है और जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 35% के आसपास होते हैं। डायनामिक एलोकेशन बैलेंस फंड्स होते हैं जिसके अंदर मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से उसके अंदर इक्विटी का और डेट का बदलाव किया जाता है। और उसके बाद आते हैं मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड्स में क्या होता है कि फंड मैनेजर इक्विटी, डेट, उसके अलावा गोल्ड और अन्य इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा लगाते हैं। और आगे आते हैं आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड्स में जो टैक्सेशन होता है वो इक्विटी के अंदर होता है और उसके अंदर जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो को हेजिंग करके रखता है और उसका जो टैक्सेशन होता है वो इक्विटी का होता है। उसके बाद आता है इक्विटी सेविंग फंड। इक्विटी सेविंग फंड्स के अंदर इक्विटी 15 से 25% के अंदर होती है और बाकी के जो पोर्टफोलियोज में आर्बिट्राज करके फंड मैनेजर 65% तक इक्विटी का पोर्शन रखता है और बाकी के इंस्ट्रूमेंट में डेट होता है और ये सबसे कम रिस्की पोर्टफोलियो में गिना जाता है, जिसके अंदर थोड़ा सा इक्विटी का पोर्शन होता है, बाकी का पोर्शन हेजिंग और डेट फंड में लगा के इस तरह से इक्विटी सेविंग का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अभी हमने देखा कि हाइब्रिड फंड्स में कैसे निवेश होता है और सेबी की 2017 की गाइडलाइन के हिसाब से सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड का भी कैटेगरी बनाया गया है, जिसके अंदर आपका रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रंस फंड्स एंड इंडेक्स फंड एंड फंड ऑफ फंड में निवेश किया जाता है। पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट फंड्स के अंदर। रिटायरमेंट फंड्स के अंदर क्या होता है कि जो आपका जो इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होता है कि पोस्ट रिटायरमेंट के लिए उसको अगर फंड इकट्ठा करना है उसके हिसाब से उसका पोर्टफोलियो इक्विटी एंड डेट का ऐसे मिक्स करके बनाया जाता है, जिसके अंदर कुछ एग्रेसिव ऑप्शन भी आता है और कुछ फंड के अंदर कंजर्वेटिव ऑप्शन भी आता है। इन्वेस्टर अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से रिटायरमेंट फंड के अंदर पैसे लगा सकते हैं। अभी आते हैं चिल्ड्रंस फंड में। अगर आपके बच्चों के लिए आपको अगर कोई फंड एक्यूमुलेट करना है तो सेबी कैटेगरी इनके हिसाब से बहुत सारी कंपनियों ने चिल्ड्रंस फंड बाजार में लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो एग्रेसिव भी होता है और बैलेंस कैटेगरी का भी होता है। वो आपको अगर कितना रिस्क लेना है उसके हिसाब से आपको फंड चूज करना चाहिए, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 65% आपका जो निवेश है वो इक्विटी में किया जाता है और 35% आपका जो निवेश है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। ये फंड अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए और शादी ब्याह के लिए डिज़ाइन
किया गया है। अब हम आते हैं फंड्स ऑफ फंड्स की बात करते हैं। फंड्स ऑफ फंड्स का जो कैटेगरी है, जो एक फंड जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो दूसरे अलग अलग टाइप के फंड्स में निवेश करती है और अदर कंट्री में भी निवेश करती है। जैसे यूएस का मार्केट है, चाइना का मार्केट है, ताइवान का मार्केट है, उसके अंदर जो निवेश किया जाता है वो दूसरे कंट्री के फंड्स में या दूसरे टाइप के फंड्स में निवेश किया जाता है। उसके अंदर जो टैक्सेशन होता है वो डेट का होता है। अभी हम बात करेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है और ईटीएफ फंड्स कैसे होते हैं। जो इंडेक्स फंड होते हैं उसके अंदर जो निवेश किया जाता है उनका जो बेंचमार्क होगा, अगर सपोज मैंने निफ्टी का बेंचमार्क रखा है तो जो मेरा निवेश होगा निफ्टी की जितनी भी कंपनी है उसके अंदर जो निफ्टी का एलोकेशन होगा सेम टू सेम मेरा जो निवेश होगा वो उसके हिसाब से होगा। उसमें फंड मैनेजर का ज़्यादा रोल नहीं होता है, वो एक्टिव फंड नहीं होते, पैसिव फंड होते हैं। जो मार्केट का रिटर्न आएगा वही आपके फंड का सिमिलर रिटर्न आने की पूरी संभावना है। अभी हमने देखा कि फंड के कौन कौन सी कैटेगरी होती है और जो आपका जो निवेश होता है वो कहाँ होता है और उसमें रिस्क एपेटाइट क्या होता है। अगर आपको जब आप अपना निवेश करें तो आपको स्कीम का नाम देके आपको पता चल जाएगा कि जो निवेश होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। हर एक निवेशक को अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड चूज करने चाहिए। और हमने ये कैटेगराइजेशन क्यों डिस्कशन किया कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो उस पोर्टफोलियो के अंदर आपके ओवरलैपिंग ना हो जाए, इसलिए हमने ये सीरीज बनाई है। और अभी हम इस म्यूचुअल फंड की आगे की 5वीं सीरीज बनाने वाले हैं। अगर आपको ऐसे हमारे वीडियो चाहिए तो हमारे नीचे लिंक पे आप क्लिक करें और उसमें आपको हमारी PDF भी मिल जाएगी और हमारा आने वाले समय में इस एजुकेशन सीरीज में वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।